हेलो बच्चों, MyExams.ai चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि जेई मेंस सेशन 2 कंप्लीट हो चुका है और अब जब जेई मेंस कंप्लीट हो चुका है तो नेक्स्ट वो एग्ज़ाम जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार बच्चों को है वो है जेई एडवांस्ड। बच्चों बार बार क्वेरी आ रही थी, बच्चों के मैसेज आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि सर कुछ ऐसे चैप्टर्स, कुछ ऐसे टॉपिक जिनका जेई एडवांस्ड में ज़्यादा वेटेज हो वो टॉपिक हमें बता दिए जाएं। क्योंकि बच्चों की एक क्वेरी होती है, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि सारा चैप्टर जो है, सारा टॉपिक जो है वो कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो कुछ अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिल जाते तो अच्छा रहता। और जो मीडियम जनता है उसका तो यही सबसे बड़ा प्रश्न होता है, उनका जो जिज्ञासा है सबसे बड़ी वो यही होती है कि भाई कुछ काम चलाने वाली चीज़ें अगर मिल जाती तो बेहतर होता। तो उसी डायरेक्शन में जाते हुए मैं यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो जेई एडवांस रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, चैप्टर बाई चैप्टर। ऐसा तो है नहीं कि कोई चैप्टर जेई एडवांस रिलेटेड हो ही नहीं सकता, या जेई एडवांस में जिसका मतलब इम्पोर्टेंस या रिलेवेंस नहीं हो सकता। जेई एडवांस में एक बात आपको ध्यान ये रखनी होती है बच्चों कि लास्ट 5 ईयर में अगर किसी चैप्टर का वेटेज कम रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस साल भी वैसा ही रहने वाला है। कई बार जेई अपने पैटर्न को चेंज करता है, वो अपने ट्रेंड को बदलते हैं। किसी एग्ज़ाम में 2 साल 3 साल तक अगर जेई एडवांस में मेटलर्जी नहीं आया, हो सकता है इस बार मेटलर्जी से 3 क्वेश्चन हो सकता है एस ब्लॉक पिछले 2-3 सालों से कम पूछा जा रहा है तो इस बार एस ब्लॉक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो। तो कहने का मतलब जब आप जेई एडवांस में जा रहे हैं तो जेई एडवांस की प्रिपरेशन में आप किसी चैप्टर या किसी टॉपिक को छोड़ के नहीं जा सकते। मतलब टॉपिक लेफ़्ट करना जेई एडवांस के लिए सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे ख़राब स्ट्रेटेजी है। पर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बच्चों की डिमांड तो एनी हाउ वही है वापस कि हमें तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। बाकी सब विज्ञान, बाकी सब ज्ञान हमको पता है कि भाई सब पढ़ना है, सारे टॉपिक पढ़ने हैं, सारे चैप्टर कवर करने, लेकिन फिर भी हमको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। तो मैं आता हूँ उसी चीज़ पर। तो किस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं थोड़ा सा उस बारे में बात कर लेता हूँ बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। बच्चों केमिकल बॉन्डिंग में 1 या 2 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, जेई एडवांस में आपको ज़रूर मिलेंगे। 1 तो मिनिमम है ही, 2 भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखें, है ना। 1 से 2 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, 1 और 2। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, तो बच्चों कई बार जब केमिकल बॉन्डिंग की बात होती है तो केमिकल बॉन्डिंग से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली कई बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ मिक्स होके आते हैं, स्पेशली इंटीजर टाइप क्वेश्चन जहाँ पे वो कई सारे कंपाउंड देगा और उनका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा, ज्योमेट्री पूछ लेगा। तो इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है या आप कह सकते हैं VSEPR, तो ये टॉपिक जो हैं बच्चों वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान रखें, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं VSEPR। यानी यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, ये पक्का है। यानी शेप वगैरह, मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंगल वगैरह, बॉन्ड लेंथ वगैरह वो एक अच्छे से पढ़ के जाएं, उस टॉपिक को हाइब्रिडेशन निकालना आपको आना चाहिए। चलिए, तो ये पहला टॉपिक है यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग में। सेकंड टॉपिक जिसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा है जेई एडवांस में, दैट टॉपिक इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी MOT शॉर्ट में इसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, शॉर्ट में इसको MOT कहा जाता है। तो ये दूसरा टॉपिक है जिसका वेटेज जेई एडवांस में ज़्यादा रहा है, चांसेस हैं पूरे कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तीसरे टॉपिक की अगर बात करें बच्चों की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अलावा तीसरा टॉपिक क्या हो सकता है बच्चों, तो वो हो सकता है आयनिक बॉन्ड। अब बच्चों इस आयनिक बॉन्ड में पार्ट क्या क्या होता है, इस आयनिक बॉन्ड में पार्ट हैं बच्चों आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लेना। आयनिक बॉन्ड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और फेजान रूल। तो ये थोड़े से टॉपिक हैं जिन पर आपको दिमाग लगाना है। मैं यहाँ पे प्रेफरेंस वाइज चीज़ें लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी कि अगर आप केमिकल बॉन्डिंग तैयार कर रहे हैं और आपने इससे पहले केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि एडवांस में कुछ ऐसा कर लें कि कट ऑफ क्लियर हो जाए,
तो उस बच्चे को सबसे पहले इन टॉपिक को तैयार करना है। ये हो जाते हैं पूरे, फिर एमओटी पे जाना है, ये हो जाते हैं, उसके बाद आयनिक बॉन्ड पे जाना है। तो मैं यहाँ पर जो प्रेफरेंस लिख रहा हूँ वो उसी के करस्पॉन्डिंग लिख रहा हूँ। चौथा आ जाता है बच्चों डाइपोल मोमेंट। रिसेंटली इस डाइपोल मोमेंट का जेई मेंस में भी वेटेज रहा है और एडवांस में भी रहा है। बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है, पोलर कौन है, नॉन पोलर कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा इस बारे में दिमाग में रखना है आपको। फिर है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट में बच्चों क्या होगा कि पर्टिकुलर कंपाउंड दे रखा है, उस कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट पता करना, वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है वो मालूम करना। तो केमिकल बॉन्डिंग में ये मेन टॉपिक है बच्चों, थोड़ा सा इनको दिमाग में रखेंगे आप। मैं फिर वापस रिवाइज़ कर रहा हूँ इस बात को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि जेई एडवांस की प्रिपरेशन में हर टॉपिक का इम्पोर्टेंस है, लेकिन अभी उतना समय हमारे पास नहीं है कि हम हर चैप्टर के हर टॉपिक को कवर कर लें। कई चैप्टर हमने अभी तक नहीं किए होंगे। जेई मेंस एडवांस के बीच में कुछ ट्रांजिशन चैप्टर्स हैं जो कि मेंस में नहीं होते बट एडवांस में हैं। तो बच्चों मेरा आपसे कहना यही है, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो चैप्टर आपने मेंस के टाइम पर छोड़ दिए थे कि भाई ये एडवांस के चैप्टर हैं, उनको ज़रूर कर लें। मैं आता हूँ अपने अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर देखिए कौन सा है। तो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर पीरियडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें बच्चों तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से इस चैप्टर से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें, पीरियडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ में क्या, तो पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ में जो 4 प्रॉपर्टी हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये चारों टॉपिक आपको कवर करने हैं। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आ जाता है फिर एक टॉपिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ध्यान रखना ये इसी का पार्ट है वैसे तो, ये नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। कौन से ऑक्साइड्स आपके पास में कोवलेंट हैं, कौन से आयनिक हैं, कौन से ऑक्साइड्स आपके नेचर में एसिडिक हैं, बेसिक हैं, एम्फोटरिक हैं, न्यूट्रल हैं, वो सब आपको पढ़ना है अच्छे से। तो पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ में से ये 4 प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ लीजिए, काफ़ी है। आते हैं अगले चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर अपना कौन सा है बच्चों, देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जेई एडवांस्ड में सबसे ज़्यादा किसी चैप्टर से क्वेश्चन अगर आएंगे बच्चों तो वो यही चैप्टर होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कम से कम 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलेंगे। वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, आपकी किस्मत है। तो बच्चों वो क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा इसमें आइसोमेरिज्म, सबसे इम्पॉर्टेंट। आइसोमेरिज्म में दोनों आइसोमेरिज्म आपको इंक्लूड करनी है, स्टीरियो एंड स्ट्रक्चरल। मैं बात करता हूँ सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ बीबीटी एंड सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं जब आप सीएफटी की बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबिलिटी, वो सब पार्ट। तो वो पार्ट अच्छे से आपको तैयार करना है। तीसरा पार्ट आता है फिर यहाँ पर वर्नर थ्योरी बच्चों, ध्यान रखें। और चौथा पार्ट यहाँ पर आता है फिर बच्चों, अगर आपने वर्नर थ्योरी भी कंप्लीट कर लिया है उसके बाद एक टॉपिक, एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सिनर्जिक बॉन्डिंग। जेई मेंस रिवीजन के टाइम पर मैंने इनकी वीडियो बनाए हुए हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग का, वर्नर थ्योरी के ऊपर, सीएफटी, बीबीटी। इसमें नीट में भी एक सीरीज़ हमारी चली है रिवीजन सीरीज़, तो उसमें भी मैंने सीएफटी को कवर किया है। तो जिनको सीएफटी बीबीटी में प्रॉब्लम आती है वो वहाँ उसको कवर कर सकते हैं। आइसोमेरिज्म भी मैं कवर कर चुका हूँ जेई मेंस के टाइम पर, तो वहाँ आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं उसमें और कुछ टॉपिक्स देख सकते हैं। चलिए ये बात हो गई यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अब मैं बात करता हूँ अगले टॉपिक की। तो अगले टॉपिक कौन से हैं वो देखिए। नेक्स्ट है इसमें मेटलर्जी। बच्चों मेरा पर्सनल जो इस बार गैस है, पर्सनल गैस मतलब टीचर को फील होता है, तो मेरी जो पर्सनल फीलिंग है वो इस बार ये कहती है कि इस मेटलर्जी से इस बार कम से कम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन्होंने नहीं पढ़ा है, पढ़ ज़रूर जाना। मैं ये नहीं कहूँ आएंगे ही, मैं कोई मतलब भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ। तो लेकिन ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर जब मेटलर्जी से, एस ब्लॉक से, हाइड्रोजनेट्स कंपाउंड से जब एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है जेई एडवांस ने, तो इसका मतलब वो आपके दिमाग में ये भरना चाहते हैं कि भाई इन चैप्टर को पढ़ के मत जाना, क्योंकि उनको अगले साल क्वेश्चन पूछने हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहा है जेई में ये, है ना।
तो थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। अब कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं बच्चों, तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो है बच्चों और की लिस्ट। अगर मेटलर्जी की आप बात कर रहे हैं और नहीं जानते कि भाई किस मेटल का कौन सा और है, तो फिर मेटलर्जी की बात करना बेईमानी है। तो आप और का लिस्ट ज़रूर दिमाग में रखिए। मतलब मैं ये कहता हूँ आपसे, इवन कि जिस दिन आप जा रहे हैं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उस दिन वो और वाला जो लिस्ट है आपके पास हो, और जाते जाते जस्ट आप एक रीडिंग मार के चले जाएँ, ज़्यादा अच्छा है ना। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो और वहाँ एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि इनमें से इस मेटल का और कौन सा है, तो इसलिए उसको पढ़ के ज़रूर जाएँ। सेकंड टॉपिक जो और के बाद में आता है वो है मेथड्स। मतलब आप सुपरफिशियल ओवरव्यू ज़रूर रख के जाइए। यानी आप मेटलर्जी में जो भी मेथड्स पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन, और को कंसंट्रेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, इसके बाद मेथड्स ऑफ रिडक्शन, रिड्यूस करने के, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के कौन कौन से मेथड हैं, रिडक्शन हो गया। उसके बाद प्यूरिफिकेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं। तो कम से कम अगर आपको डिटेल प्रोसेस ना पता हो तो उसके कम से कम नाम आपको मालूम हो, क्योंकि कई बार जी एडवांस में सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीबीएस और है, पीबीएस और जो है इसके कंसंट्रेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सल्फाइड और है मतलब क्या करेंगे, फ्लोरेशन। तो इस तरह के बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों। जेई एडवांस की जब बात हो रही है तो ऐसा नहीं हर क्वेश्चन टफ आएगा कि जेई एडवांस के लेवल का ही होगा, नहीं। हर एग्ज़ाम में बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन ज़रूर होते हैं वहाँ पर जो उस एग्ज़ाम की नेसेसरी, मतलब जो नीडफुल उसका जो कट ऑफ है उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो कट ऑफ निकालने लायक जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर मिलते हैं आपको जेई एडवांस्ड में, और वही ढूंढने होते हैं हमको। तो वैसे क्वेश्चन जो हैं वो इन चैप्टरों से होते हैं, मेटलर्जी टाइप के जो चैप्टर हैं वहाँ से, क्योंकि बहुत डिटेल क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन में घुमा नहीं सकते आप मेटलर्जी में, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही बनते हैं यहाँ से। तो इसलिए बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल मेटलर्जी। इंडिविजुअल मेटलर्जी में बच्चों मैं बार बार कहता आ रहा हूँ आपको कि 3 मेटल, एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर, इन 3 की मेटलर्जी का एक एक स्टेप आपके दिमाग में होना चाहिए बच्चों। ध्यान रखना, एक एक स्टेप आपका होना चाहिए। और फिर इसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर वो है एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम बच्चों, मैंने यहाँ पर इस एलिंगम डायग्राम को नंबर 4 पे लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लीस्ट प्रेफरेंस वाला टॉपिक है। मैं कहूँगा कि अगर मेटलर्जी की बात हो रही है तो आप इसको टॉप प्रेफरेंस पे रखिए। टॉप प्रेफरेंस पे इस मेटलर्जी में आप इसको रखिए, है ना, एलिंगम डायग्राम को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं जी। एडवांस्ड जो एग्ज़ाम है उसको सूट करने वाला टॉपिक है ये एलिंगम डायग्राम। तो इसलिए इसको ज़रूर पढ़ के जाना है मेटलर्जी में, बाकी कुछ आप पढ़ के जाएँ चना जाएँ, है ना, एलिंगम डायग्राम। आते हैं अपने अगले चैप्टर पर। अगले चैप्टर में देखिए बच्चों कौन सा चैप्टर है हमारे पास नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है पी ब्लॉक। बच्चों अगर आप कहेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चैप्टर ऐसे हैं जो मुझे 3 ही करने मान लो, तो उन 3 चैप्टर का नाम बताइए। मैं सबसे पहला चैप्टर का नाम लूँगा पी ब्लॉक। कुछ आए ना आए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पी ब्लॉक आपको ज़रूर मिलता है। दूसरा चैप्टर आप कहेंगे, मैं कहूँगा सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस वो दूसरा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। पहला चैप्टर कौन सा है, पी ब्लॉक, दूसरा सॉल्ट एनालिसिस, और तीसरा कौन सा है बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और चौथा क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। ये यानी चैप्टर की प्रेफरेंस की अगर बात की जाए बच्चों तो उसमें ये प्रेफरेंस आप रखेंगे। स्पेशली पी ब्लॉक और सॉल्ट जो है वो ज़रूर तैयार करके जाना। पी ब्लॉक में स्पेशली रिएक्शंस, ये ध्यान रखेंगे, मेंस का एग्ज़ाम में पी ब्लॉक से थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, रिएक्शन कम आती हैं। एडवांस में थियोरेटिकल क्वेश्चन पी ब्लॉक से कम होते हैं और रिएक्शन वाला पार्ट ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। पी ब्लॉक में अब काम की बात क्या है, पी ब्लॉक में काम की बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है HNO3, H2SO4, इनकी प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज़, ये बच्चों। तो ये तैयार करना है आपको पी ब्लॉक से, है ना, इम्पॉर्टेंट है। एक एक रिएक्शन, एक एक प्रॉपर्टी इनकी पता होनी चाहिए। इसके बाद फिर नंबर आता है ओजोन, फिर नंबर आता है H2O2, ये इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी रिएक्शंस, ये आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, है ना, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ये फिर ये इसके बाद फिर आते हैं
हेलोजन्स की रिएक्शन NaOH के साथ, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए कि हेलोजन कौन कौन सी हेलोजन आपकी डाइल्यूट कंडीशन पर, कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन पर, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ क्या क्या रिएक्शन देती हैं वो पता होनी चाहिए, ज़रूरी है। सल्फ़र की रिएक्शन NaOH के साथ, इधर फॉस्फोरस की रिएक्शन NaOH के साथ। तो NaOH के साथ में 3 एलिमेंट की रिएक्शन जो हैं, स्पेशली हेलोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फ़र, ये टिप्स पर होनी चाहिए कि भाई इन रिएक्शनों में क्या बनता है। तो ये थोड़ा सा आपको तैयार करके जाना है पी ब्लॉक में, यानी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है पी ब्लॉक की, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। एक और चीज़ इसमें आप ऐड करेंगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ज़ीनॉन फ्लोराइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ज़ीनॉन फ्लोराइड्स। बच्चों ये जेई का मोस्ट फेवरेट टॉपिक रहा है, यानी पी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी एक इंडिविजुअल टॉपिक से पूछे गए तो वो ये है, ज़ीनॉन फ्लोराइड्स का हाइड्रोलाइसिस। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस टॉपिक को भी। चलिए मैं अब बात करता हूँ अगले टॉपिक की। अगला चैप्टर कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर देखिए बच्चों, डी एंड एफ ब्लॉक। बच्चों जब डी एंड एफ ब्लॉक की बात हो रही है तो यहाँ पर 2 रिएजेंट अपने आप में इसको कंक्लूड कर देते हैं। वो 2 रिएजेंट हैं KMnO4 एंड K2Cr2O7। जैसे वहाँ HNO3H2SO4 थे, वैसे यहाँ KMnO4 एंड K2Cr2O7 है। एक रिएक्शन, एक प्रॉपर्टी, एक प्रिपरेशन, सब कुछ तैयार होना चाहिए, टिप्स पर होना चाहिए। मतलब रिएक्शन आई, आप सीधा टिक मारें, इस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए इन 2 टॉपिक में। ये टॉपिक आपको केवल ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक में हेल्प करेंगे, रिडॉक्स चैप्टर जो होता है उस रिडॉक्स चैप्टर में भी बच्चों यही टॉपिक की रिएक्शन आती हैं। कई बार आपको रिएक्शन दे दिया थायोसल्फेट का K2Cr2O7 के साथ, प्रोडक्ट बना दिया उसने X एंड Y। अब आपको अगर X और Y नहीं पता है तो आप रिडॉक्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो इसलिए ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। इनऑर्गेनिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेन एग्जाम में एडवांस्ड में आपको वहाँ पर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा इनऑर्गेनिक का, नहीं। उस इनऑर्गेनिक को किसी और पार्ट में, ऑर्गेनिक के साथ में या फिजिकल के साथ में इंक्लूड करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें इस चीज़ में, लापरवाही नहीं करनी है। अपने को KMnO4 K2Cr2O7 की हर एक रिएक्शन अच्छे से तैयार करके जानी है जब आप डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। यानी आप इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जा सकते, इसको लेफ़्ट करना अपराध है बच्चों, छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना। तो डी ब्लॉक में आप ये 2 टॉपिक तैयार कर लीजिए, अपने आप में काफ़ी है। बाकी तो फिर बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो NCERT में दे रखी है, बट वहाँ से रिएक्शन पूछे जाने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। तो डी ब्लॉक के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए कौन सा है। तो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है अपने पास एस ब्लॉक। अब इस एस ब्लॉक में क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो इस एस ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है सबसे पहले वो है फ्लेम टेस्ट। टिप्स पर होने चाहिए किस मेटल का क्या फ्लेम टेस्ट होता है ना, याद रखना है बच्चों ये। तो फ्लेम टेस्ट तो एक तो है ही, दूसरा सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया बच्चों, ये टॉपिक जेई का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये। जब आप एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, मोस्ट फेवरेट, यानी यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं एस ब्लॉक में, तो ये पढ़ के जाएंगे आप। तीसरा हो जाता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका प्रिपरेशन यानी कि सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। तो बच्चों ये ज़रूर तैयार करना है आपको, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। तो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस ये पढ़ के जाना है, और कुछ प्रॉपर्टी जो हैं अगर पढ़ सकें तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा रिएक्शन विद एयर एंड वाटर, ये तो एस ब्लॉक में इतने टॉपिक आप करके जाइए, काफ़ी है एस ब्लॉक में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सॉल्ट एनालिसिस। सबसे ज़्यादा वेटेज जो मिलता है एडवांस में, मैंने कहा था आपसे, एक तो पी ब्लॉक, दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और फिर एक चैप्टर है आपके पास सॉल्ट एनालिसिस। बच्चों दिक्कत आएगी इस चैप्टर में, बिल्कुल आएगी, क्योंकि इतनी सारी रिएक्शंस हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन किस में सॉल्यूबल, किसका क्या कलर, बहुत सारी चीज़ें हैं परेशान करने के लिए। लेकिन फिर भी एडवांस का मेन चैप्टर तो है, यानी कि क्वेश्चन तो मिलने हैं। तो आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आता है नहीं आता है, फिर भी इस चैप्टर को तैयार तो करना पड़ेगा आपको, मजबूरी मान लो आप अपनी। तो आपको करना क्या है इसमें, आपको इसमें क्या करना है, सारी नेम रिएक्शन,
सारी नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं, किसी टेस्ट के नाम से जो रिएक्शन चालू हो रही हैं। कैसे? ब्राउन टेस्ट, सोडियम नाइट्रोपोसाइड टेस्ट, ग्रीस इलॉसवे टेस्ट, NO2 माइनस का टेस्ट होता है, एक फेमस टेस्ट है ग्रीस इलॉसवे टेस्ट, ध्यान रखना। लेयर टेस्ट हेलोजेंस में यूज़ किया जाता है ना, Br माइनस I माइनस के टेस्टिंग के लिए। तो ऐसे जितने भी नेम टेस्ट हैं आपके, वो सब टिप्स पर होने चाहिए। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, इसके अलावा फ्लेम टेस्ट, हालांकि मैंने वो एस ब्लॉक में भी बता ही दिया है, कई जगह पे उसको सॉल्ट में पढ़ाया जाता है, तो इसलिए मैं उसको वापस इंडिकेट कर रहा हूँ। फ्लेम टेस्ट के अलावा बोरेक्स बीड टेस्ट, बीड के कलर कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए बोरेक्स बीड टेस्ट जो है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सोडियम कार्बोनेट चारकोल कैविटी टेस्ट, तो ये वाले टेस्ट थोड़े से दिमाग में रखने। इसके अलावा एनाइन का क्लासिफिकेशन ऑफ एनाइन, ये दिमाग में रखना है। रिएक्शन ऑफ एनायंस विद H2SO4, ये होना चाहिए, ये दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए बच्चों कि अगर नाइट्रेट लिया है तो कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ क्या मिलेगा, कौन सी गैस मिलेगी, क्या ऑब्जर्वेशन होगा। तो हर किसी एनायन के डाइल्यूट या कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ जो रिएक्शंस हो रही हैं, वो रिएक्शंस आपके दिमाग में होनी चाहिए। हर पर्टिकुलर गैस का कन्फर्मेटरी टेस्ट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 के लिए क्या करते हैं हम वहाँ पे लाइम वाटर टेस्ट करते हैं उनके लिए। तो हर गैस के लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं। H2S जैसे, उसके लिए क्या करते हैं हम, लेड एसीटेट या कैडमियम नाइट्रेट या कैडमियम एसीटेट में डिप किया हुआ फिल्टर पेपर लेके आते हैं। तो ऐसे जो टेस्ट हैं कई गैसेस के लिए, उनको आपको ज़रूर दिमाग में रखना है, तो वो अच्छे से तैयार कर लेंगे बच्चों। इसके अलावा रिएक्शन ऑफ आयरन +3 विद K4FeCN6, ये दिमाग में रखनी है बच्चों। सिमिलरली K3FeCN6, ये सिमिलरली आप अगर आयरन +2 की रिएक्शन कर रहे हैं इन दोनों के साथ में, तो वो भी हमको दिमाग में रखनी है। आयरन +2 की रिएक्शन, जिंक +2 की रिएक्शन पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ K4FeCN6, ये रिएक्शन है, ध्यान रखनी है आपको। अगर मैं कैटाइन की बात करूं तो इसी कैटाइन की कैटेगरी में आपको कैटाइन का ग्रुप एनालिसिस अच्छे से तैयार करना है। कलर ऑफ सल्फाइड्स, ये टिप्स पे होना चाहिए। कलर ऑफ सल्फाइड्स, ये ध्यान होना चाहिए। नेस्लर रिएजेंट के साथ अमोनिया की रिएक्शन या अमोनियम आयन की रिएक्शन, वो वाला टेस्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। और इधर से ग्रुप एनालिसिस के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वो भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। बहुत चीज़ें हैं, लेकिन सॉल्ट आपको अच्छे से तैयार करना है, आपको पी ब्लॉक अच्छे से तैयार करना है। बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन क्या है ना, इतना अच्छे से तैयार है पहले से ही कि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये चैप्टर तो बनते हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला चैप्टर क्या है, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए चैप्टर वैसे तो ऐसा रहा है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन फिर भी अगर कोई पढ़ना चाहे इस चैप्टर में कि मैं क्या पढ़ूँ, तो यहाँ पे एक तो H2O2 की रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, कई बार इसकी प्रिपरेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, तो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दूसरी खास बात यहाँ पर H2O2 के बाद इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्राइड, ये बहुत काम की चीज़ है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड है, कहीं पर आयनिक हाइड्राइड्स बन रहे हैं, कहीं पर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बन रहे हैं, तो वो सब अपने को ध्यान रखने हैं कि कब कौन सा मेटल या कौन सा एलिमेंट कौन सा हाइड्राइड फॉर्म करता है। इसके अलावा इसमें फिर अगली चीज़ जो काम की है, दैट इज़ हार्डनेस। हालांकि ये हार्डनेस आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा दी जाती है, टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस किस तरीके से डिफाइन की जाती हैं, कौन से आयंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं, रिमूवल के तरीके क्या हैं, तो ऑल दोज थिंग्स आर कवर्ड इन फिजिकल केमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शंस, तो इक्विवेलेंट में भी शायद पढ़ा दी जाती हैं ये। तो वहाँ ये जब फिजिकल में तैयार हो चुकी हैं, तो उसके बाद फिर इनको एक बार जस्ट NCERT से आप रीड कर जाएँ, उतना काफ़ी है। तो ये तो बात हो गई बच्चों यहाँ पे चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको चैप्टर की ही प्रेफरेंस रखनी है, ये तो मैंने चैप्टरों में टॉपिक की प्रेफरेंस आपको बताई है,
किसी बच्चे का क्वेश्चन ही यही है कि नहीं मुझे तो आप ये बताइए आईओसी में चैप्टर की प्रेफरेंस में क्या रखूँ, कौन से चैप्टर मुझे करने चाहिए, मेरे को आईओसी मतलब बहुत अच्छे से नहीं आती तो क्या करें। तो बच्चों अगर चैप्टर प्रेफरेंस की बात करनी है तो चैप्टर प्रेफरेंस में आप सबसे पहली प्रेफरेंस जो जिस चैप्टर को देंगे, मतलब जहाँ से क्वेश्चन मिलना ही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा, केमिकल बॉन्डिंग में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से जो टॉपिक आते हैं वो टिप्स पर होते हैं, बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको आता है। इधर से बात करें हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या बीएससी पीआर थ्योरी आपको आता है, तो इसलिए मैं उस चैप्टर को मान के चल रहा हूँ कि वो आपको आता ही होगा। पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ आती ही होंगी, इतनी बार पढ़ चुके होते हैं 11th से 12th तक आते आते, इवन मेंस में, तो मेरे को नहीं लगता कि उन टॉपिकों को आपको बार बार देखने की ज़रूरत है। मैं फिर आता हूँ अपने मेन पी ब्लॉक, और फिर तीसरा सॉल्ट। ये यानी केमिकल बॉन्डिंग, पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ वो तो हैं ही, मान के चलता हूँ सबको आते हैं, तो सब ने वो तो पढ़े ही होंगे, 11th क्लास में हो जाते हैं वो टॉपिक, तो वो वहाँ ख़त्म ही हो गए हैं वो तो। लेकिन अगर कोई और पढ़ना चाहता है, कोई और टॉपिक कवर करना चाहता है, कोई और चैप्टर की प्रेफरेंस रखना चाहता है, तो उसमें फिर ये 3 चैप्टर हैं। ये 3 चैप्टर आप कर लीजिए। इनमें से इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनऑर्गेनिक के 60 to 70% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। यानी केमिस्ट्री की कट ऑफ कम से कम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको क्लियर करके दे देगा। बाकी तो फिर मार्क्स कैसे लाने उस पर सोचना होता है। तो जेई एडवांस में फ़िलहाल इतना ही। जेई एडवांस में और सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनके लिए भी ऐसे कुछ वीडियोज़ हम लाएंगे, और कुछ और स्ट्रेटजी वीडियोज की जेई एडवांस के लिए हमको प्रिपरेशन करना कैसे, अब क्या करना है, लास्ट मोमेंट पर किस तरीके से अपने आप को मतलब एक्सेल करना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जेई एडवांस के स्ट्रैटेजी, मार्क्स, गुड रैंक, इन सब चीज़ों के लिए एक वेबिनार हम लोग पहले अरेंज कर चुके हैं। उस वेबिनार में हमने डिस्कशन किया था डिटेल में कि भाई जेई एडवांस की प्रिपरेशन में क्या बातें ध्यान में रखनी है, क्या आपको पेपर के दिन करना है, क्या नहीं करना है। तो वो बातें डिटेल में उस वेबिनार में की जा चुकी हैं, और वो हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है, myexams.ai। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत सी इम्पॉर्टेंट बातें आपको वहाँ पर मिलेंगी, और नई नई चीज़ें आपको वहाँ आती रहेंगी, मिलती रहेंगी। जो मेनली वो चीज़ें स्पेशली जिनसे बच्चे परेशान होते हैं कि यार ये हमें कौन बताएगा, हमको कौन गाइड करेगा, तो वो बातें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो बच्चों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी और ऐसे वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें myexams.ai से। थैंक यू।